हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। देखो, ये जो है अपनी मॉडल पेपर की सीरीज है हिंदी साहित्य की। और हिंदी साहित्य में जो हम लेखक और कवि परिचय पढ़ रहे हैं वो भी कंटिन्यू करेंगे। साथ ही साथ मॉडल पेपर की सीरीज भी कर लेते हैं। इसमें हम 10 सेट करने वाले हैं। और इसके अलावा जो अपना कैप्सूल सीरीज है उसको फिर से स्टार्ट करेंगे। तो अभी जो मॉडल पेपर की जो सीरीज है उसमें हम 9वां मॉडल पेपर करेंगे, 9वें से 8वां, 8वें से फिर 7वां, ऐसे बैक आएंगे। तो आइए देखते हैं इसमें क्रम से करेंगे, जो जैसे बोर्ड के पेपर के पैटर्न के हिसाब से जो आपका प्रश्न आने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो ये 9वां पेपर है, उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं कंप्लीट। मैं सॉल्यूशन आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। प्रश्न लिखा हुआ है कि निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो कैसे लिखना है आपको मैं साथ में बताता जाता हूँ। वैसे हमने कॉपीज देखी थी, कॉपीज जो हमने देखी थी बोर्ड की, उस बोर्ड की कॉपीज में ये होता है कि जैसे आपकी जो कॉपीज रहेगी, ध्यान से एक बार देख लेना। ये आपकी कॉपी है और इस कॉपी में यहाँ पे आपको देखो, ये पहला मार्जिन मिलेगा आपको, ये सेकंड मिलेगा और ये थर्ड है। तो यहाँ पर तो ये तो एग्जामिनर के लिए होता है, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आपको अपना क्वेश्चन नंबर लिखना है, क्वेश्चन नंबर लिखोगे और यहाँ पे आपको अपना उत्तर लिखना है। ठीक है, ये परीक्षक जो छात्र होता है उसके लिए होता है, परीक्षार्थी के लिए कॉलम होता है। तो जैसे ये जो अभी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न अपन करें ना, उसको आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो ये कर सकते हो कि यहाँ पे आप एक टेबल बना सकते हो। इस टेबल में टेबल बना करके आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हो। ऐसे टोटल आपको 12 कॉलम बना देना है, राइट। मैंने अभी कम बनाए हैं, ऐसे 12 बना दीजिए। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, ये सिक्स्थ है। ऐसे करके आप 12 तक क्रम संख्या लगा देंगे। और इसमें फर्स्ट में जैसे मान लो अ राइट है तो आप अ लिखेंगे, या स राइट है तो स लिखेंगे, द राइट है तो द लिखेंगे, अ राइट है तो अ लिखेंगे। जो राइट है उसके हिसाब से आप लिख सकते हो। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि ये जो आपका भाग रहेगा ना, इसमें आप क्या कर सकते हैं कि ऐसे टेबल अगर न बनावे आप, तो दूसरा तरीका ये होता है कि यहाँ पे आप क्रम संख्या लगाएंगे, प्रश्न संख्या जैसे फर्स्ट आप कर रहे हैं, राइट। फर्स्ट का पहला हो गया तो ये पहला हो गया, पहले में आपने अ लिखा, और अ में जो राइट आंसर है वो जो ऑप्शन है वो आप यहाँ लिखेंगे। फिर ये हो गया दूसरा, दूसरे में मान लो ब राइट है तो आप ब लिखा और उसका ब का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से तीसरा करेंगे। तो जैसा आप करना चाहें, जैसा वैसा जैसा आप कर सकते हैं। ऐसे 12 तक करेंगे टोटल। तो यहाँ पे एग्जामिनर भी क्या करेगा, जो जो आपका राइट है एग्जामिनर आपको चेक करता जाएगा यहाँ से, राइट। और फिर आपका यहाँ पे नंबर मिल जाएगा 1+1+1+1+, ऐसे करके 1+ और टोटल आपके 12 नंबर। तो इस तरीके से मिलेगा आपको नंबर, इसलिए आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो। अब आइए देखते हैं, एक एक करके क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि अपराजय जीवन शक्ति, स्वावलंबन और आत्मविश्वास किस में पाया जाता है। याद करिए, अपनी पाठ्य पुस्तक को याद करिए। इसमें सारे टाइप के क्वेश्चंस हैं, पाठ्य पुस्तक के भी हैं, काव्यांग जो परिचय है उससे भी हैं, सभी से हैं। तो प्रश्न ये है कि भाई आत्मविश्वास से किस में होता है। आम के पौधे में बताया गया है, खजूर के पौधे में बताया है, कुटस के पौधे में बताया है, या फिर नारियल के पौधे में बताया है। तो भाई वो विश्वास जो है इस कुटस के पौधे में बताया है, इसलिए राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन स। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन स, कुटस के पौधे में जीवन शक्ति, स्वावलंबन और आत्मविश्वास भरा हुआ पाया गया है, क्योंकि वो हिमालय की उन कठोर पाषाणों में भी वो अपना जीवन जो है वो तलाश लेता है, वहीं पर अपना जीवन बड़े शान से जीता है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, शुक्ल जी और उनकी मित्र मंडली। शुक्ल मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। याद करिए आप बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की छाया स्मृति याद करिए पाठ को। मित्र मंडली को निसंदेह लोग किसके द्वारा कहा गया था। तो कौन से लोग थे जो शुक्ल जी और उनकी मित्र मंडली को निसंदेह लोग कह करके बुलाते थे। तो बच्चों याद होगा, उर्दू भाषी लोगों के द्वारा इन लोगों को निसंदेह लोग कहा जाता था। और क्यों कहा जाता था इनको निसंदेह, क्योंकि ये आम बोलचाल की भाषा में जो ये जब भी बातचीत करते थे तो अपनी बातचीत की भाषा में निसंदेह शब्द का प्रयोग करते थे। और इसीलिए उर्दू भाषी लोग, क्योंकि ये हिंदी भाषा को ज्यादा महत्व देते थे शुक्ल जी और इनकी मित्र मंडली, तो ये उर्दू भाषी लोग बार बार इस शब्द को सुनने के कारण इनको क्या कहते थे, निसंदेह लोग कह करके बुलाते थे। ध्यान रखना।
अगला देखो, इसमें देखो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जो हैं, इन प्रेमघन के बारे में ही इस पाठ में आचार्य शुक्ल जी ने लिखा है टोटली। और पंडित केदारनाथ पाठक का भी उल्लेख इसी पाठ में आता है। इनका एक पुस्तकालय था जहां से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी अपनी वहां पे की लाइब्रेरी से किताबें लाते थे। इनका एक पुस्तकालय था, तो इनके पुस्तकालय से किताबें ला करके पढ़ते थे। और भारतेंदु हरिश्चंद्र का भी जिक्र आता है, क्योंकि इसी भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक जो है वो इनके पिताजी इनके घर में ला करके शुक्ल जी और पूरे परिवार को सुनाया करते थे। और इन्हीं के मित्र थे पंडित बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ये नेक्स्ट है, तो राइट आंसर रहेगा बच्चों ऑप्शन ए इसका। उर्दू भाषी लोगों के द्वारा इन्हें शुक्ल जी और उनकी मित्र मंडली को निसंदेह लोग कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है कि राघो राधु नहीं है, राघो है, राघो एक बार फिर आओ पद में कौन किसको बुला रहा है? आप याद करिए कि भरत राम का प्रेम, अब उसमें रामचंद्र जी जब वनवास चले जाते हैं तो उनकी माता जी बार बार उनके छोटे छोटे वो जो जूतियां थी, पनहियां थी, उनको और उनके धनुष बाणों को लगातार देखती है, निरखती है, आंखों से लगाती है, सीने से लगाती है। फिर बार आकर के वो जिस रास्ते से राम वन को गए थे उस रास्ते पर आकर के और दूर वो जो है उस दिशा में देखती है और फिर कहती है राघो एक बार फिर आओ, हे राम एक बार तुम लौट करके एक बार महलों में वापस आ जाओ। तो माता कौशल्या जो है वो भगवान राम जी को यानी अपने पुत्र को बुलाती है। तो अयोध्यावासी राम को या दशरथ राम को या कैकेयी राम को या कौशल्या राम को, तो कौशल्या अपने पुत्र राम को वापस बुलाती है, कहती है एक बार तुम यहां पे लौट आओ। तो सही आंसर है ऑप्शन द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगला है कि मुझ भाग्यहीन की तू संबल, पंक्ति में संबल किसे कहा गया है? निराला जी अपनी पुत्री सरोज की मृत्यु के अवसर पर उसके विवाह को याद करते हुए कह रहे हैं कि मुझ भाग्यहीन पिता का एकमात्र सहारा तो तू थी और वो भी चली गई। तो किसने किसको कहा है? इसमें पंक्ति में संबल किसे कहा गया है? संबल सरोज को कहा है। किसके द्वारा कहा गया है? प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा कहा गया है, तो निराला के द्वारा कहा गया है। तो सही जवाब रहेगा इसका ऑप्शन अ, सरोज को अपना संबल, अपना सहारा, संबल का मतलब होता है सहारा, क्योंकि इससे पहले निराला का पूरा परिवार जो है वो उस काल कवलित हो चुका था, उस भयंकर बीमारी में, जो महामारी फैली थी उस महामारी में एक एक करके उनके परिवार के सदस्य, और सरोज भी जब चली जाती है तो बहुत दुख और बहुत तकलीफ होती है कवि को। नेक्स्ट प्रश्न है कि अपनी सुख समृद्धि और संपन्नता के लिए विख्यात था। कौन विख्यात था किसी जमाने में अपनी सुख समृद्धि और संपन्नता के लिए, जिसे बाद में विकास के नाम पर उजाड़ दिया गया? विकास की अपसभ्यता जिसे कवि ने कहा है, लेखक ने कहा है। तो आंसर बताना है आपको, मालवा को, महाराष्ट्र को, दिल्ली को या आगरा को? तो राइट आंसर रहेगा मालवा को, क्योंकि मालवा कभी पग पग रोटी डग डग रोटी पग पग नीर, मालव धरती गहन गंभीर के नाम से जाना जाता था। लेकिन बाद में सभ्यता के नाम पर यह मालवा जो है, यहाँ की जो उस गांव को उजाड़ दिया गया, अमझर गांव पूरी तरह से जो है वो नष्ट हो चुका था। यहाँ के वो खेत खलिहान, और जब लेखक देखता है तो बड़ा विचलित होता है और पर्यावरण के प्रति बहुत ही गंभीर दृष्टि से लेखक ने यहाँ पे अपनी सोच व्यक्त की है। तो सही जवाब रहेगा ऑप्शन आ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बच्चों, लिखा हुआ है छठा प्रश्न कि लेखक ने मां की तुलना किससे की है? लेखक ने फूलों से करी है, पेड़ पौधों से करी है, बतखों से करी है या जीव जंतुओं से करी है? तो लेखक विश्वनाथ ने यानी विश्वनाथ ने अपनी मां की तुलना बतखों से करी है, क्योंकि लेखक जब गांव में घूमता था, वहां पे तालाब पे जाता था, देखता था बतख किस तरीके से अपने अंडों को सहेजती है। अगर कोई अंडा घोंसले से बाहर चला जाता था तो उसको बड़े प्यार से अपने पंखों से वापस पुनः उसे घोंसले में लाती थी। और इसी तरीके से वो याद करता है कि एक मां अपने बच्चे को किस तरीके से सहेजती है, संभालती है, उसका पालन पोषण करती है। तो बतखों के साथ मां की तुलना करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लिखा है कि आधुनिक औद्योगिक विकास ने हमें किससे अलग कर दिया है? ऑप्शन एक है अपनी जड़ जमीन से, अपनी संस्कृति से, अपने कार्यों से या उपयुक्त सभी से। तो भाई इस प्रश्न का सही जवाब बताना है कि किससे अलग कर दिया है? अपनी जड़ जमीन से हमें अलग कर दिया है। क्यों अलग कर दिया है? क्योंकि जहां पे विकास के नाम पर जिन गांवों को, जिन आवासों को उजाड़ा जाता है, जिन खेत खलिहानों को बंजर बना दिया जाता है, वहां पे उद्योग स्थापित कर दिए जाते हैं। तो जो लोग वहां पे रहते थे उन लोगों को अपना सब कुछ छोड़ करके दूर चले जाना पड़ता है, वहां से दूर अपनी रोजी रोटी की तलाश में चले जाना पड़ता है। इसीलिए अपनी जड़ जमीन से उन्हें हट जाना पड़ता है
तो इसलिए यहां पे लेखक ने कहा है कि सभ्यता के नाम पर हमें अपनी जड़ जमीन से अलग कर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रभाष जोशी ने आम जनता को किससे जोड़ दिया है? ऑप्शन एक है रोजगार से, दूसरा है देश प्रेम से, तीसरा है पर्यावरणीय सरोकारों से और चौथा है सभ्यता से। तो पर्यावरणीय सरोकारों से जोड़ दिया है प्रभाष जोशी ने, राइट आंसर है ऑप्शन इसका स। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि किस तत्व के कारण कहानी में रोचकता बनी रहती है? कहानी की बात करिए, कहानी में हमेशा इंटरेस्ट बना रहता है। क्या चीज ऐसी है जो हमें लगातार उससे जुड़े रहती है, हम लगातार उस कहानी को आगे से आगे जब तक अंत नहीं हो जाता तब तक उसे सुनना चाहते हैं? मध्य की द्वंद्वता के कारण, प्रारंभ की सरलता के कारण, अंत की सुखद परिस्थितियों के कारण या उपरोक्त सभी के कारण? तो राइट आंसर रहता है इसका मध्य की द्वंद्वता ही जो है वो कहानी में इंटरेस्ट बनाए रखती है, रोचक बनाए रखती है। अगला क्वेश्चन है कि विशेष क्षेत्र से जुड़ी घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं का सूक्ष्म विश्लेषण करके उसे पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है, ऐसी रिपोर्ट क्या कहलाती है? ऑप्शन एक है सार्वजनिक रिपोर्ट, ऑप्शन दो है व्यक्तिगत रिपोर्ट, ऑप्शन थ्री है विशेष रिपोर्ट और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो ऐसी रिपोर्ट कहलाती है बच्चों विशेष रिपोर्ट, क्योंकि विशेष रिपोर्ट में किसी भी महत्वपूर्ण चीज से जुड़ी हुई समस्त घटनाओं, मुद्दों को पाठकों के समक्ष विस्तार से गहन विश्लेषण करके रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्षा, विज्ञान, विदेश नीति, कृषि या ऐसे ही किसी क्षेत्र में किस प्रकार के लोग बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं? कोई हाई प्रोफेशनल लोग कर सकते हैं, उस क्षेत्र में वर्षों तक अनुभव रखने वाले व्यक्ति कर सकते हैं, या उस क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति रख सकते हैं, या उपरोक्त सभी? तो भाई ये उपरोक्त सभी प्रकार के लोग होते हैं, ये उसमें इस प्रकार की विशेष योग्यता रख सकते हैं और वही इसे बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पत्रकारीय लेखन में किस बात का सबसे अधिक ध्यान रखा जाता है? ऑप्शन एक है केवल सूचना देने से मतलब होना चाहिए, ऑप्शन दो है कि भाषा क्लिष्ट होनी चाहिए, ऑप्शन स है कि सीधी सादी आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई जो पत्रकारीय लेखन होता है उसमें बिल्कुल सीधी सादी आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग होना चाहिए, ताकि लोग उसे आसानी से समझ सकें, तभी तो उस समाचार उस समाचार पत्र को पढ़ पाएंगे, बाकी नहीं पढ़ेगा कोई। नेक्स्ट, तो देखो ये ऑब्जेक्टिव टाइप के 12 प्रश्न हुए। अब हम कर लेते हैं रिक्त स्थान के प्रश्न। पहला प्रश्न है निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला प्रश्न है कि सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर पंक्ति में काव्य गुण कौन सा है? देखो 3 काव्य गुण होते हैं, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। माधुर्य गुण में कहा होता है कि जहां किसी काव्य को पढ़ करके हमारा हृदय द्रवीभूत हो जाए, जहां पे मधुरता जिस काव्य में हो वहां पे वो जो है वो माधुर्य गुण होता है। तो यहां पे भी बिल्कुल मधुरता की बात हो रही है। देखो कि सघन कुंज मतलब घना गहरा कुंज हो, है ना, बड़ी शीतल समीर ठंडी छाया हो, और शीतल मंद समीर सुखद छाया हो, और ठंडी ठंडी हवा चल रही हो। तो कितनी मधुरता का आभास हो रहा है हमें। तो माधुर्य गुण राइट आंसर रहेगा। तो इसमें कौन सा गुण है? इसमें माधुर्य गुण है। तो करेक्ट आंसर है माधुर्य गुण। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि काव्य में जहां घृणास्पद, लज्जाजनक, अश्लील शब्दों का प्रयोग होता है वहां पर कौन सा दोष होता है? तो जहां पर इस प्रकार की चीजें होती है बच्चों, वहां पे जो है एक प्रकार से जब घृणा उत्पन्न हो जाती है हमें, तो वहां पे अश्लीलत्व दोष होता है। जैसे आपने एक वो पंक्ति है ना कि रावण के दरबार में अंगद का पाद। तो देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूं। जैसे ये अश्लीलत्व दोष का एक उदाहरण है कि रावण के दरबार में अंगद, है ना, अंगद। आप याद करिए रावण की जो दरबार लगा था वहां पे अंगद गए थे, और है ना अंगद का पाद। तो पाद का मतलब होता है पांव, है ना, पाद का मतलब होता है पांव। बट पहली बार जब सुनते हैं ना थोड़ा सा ऐसे भद्दा सा लगता है, अच्छा नहीं लगता, इसलिए इसमें अश्लीलत्व दोष है। तो राइट आंसर है इसका अश्लीलत्व दोष इसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न है कि यति, गति, गण, मात्रा, तुक आदि छंद के कहलाते हैं। छंद की जब परिभाषा अगर पूछा जाए कि भाई छंद की परिभाषा क्या होती है, तो ऐसी काव्य रचना जिसमें वर्ण, मात्रा, यति, गति और छंद के अंत में तुक आदि का ध्यान रखा जाता है, वो छंद कहलाता है। तो ये छंद के अंग कहलाते हैं सभी, ये सभी छंद के अंग हैं। तो इसलिए राइट आंसर क्या रहेगा कि ये क्या है भाई? तो ये छंद के अंग कहलाते हैं। सही जवाब है ऑप्शन अंग। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट राइट आंसर है अंग। अगला क्वेश्चन है कि हरि गीतिका सम छंद है। तो हरि गीतिका कैसा छंद है? याद करिए जब हमने छंद पढ़े थे उसमें हमने हरि गीतिका छंद पढ़ा था, हमने गीतिका छंद पढ़ा था। तो चूंकि हरि गीतिका जो छंद है ये एक सममात्रिक छंद है, ये एक सममात्रिक छंद है। क्यों है सममात्रिक छंद? सममात्रिक छंद है क्यों है? क्योंकि इसके सभी चरणों में मात्राओं की संख्या समान रहती है। सभी चरणों में मात्राओं की संख्या जो है वो समान रहती है। 16-12 पे यति होती है और 16-12 पे यति होती है, तो इसमें 28 मात्राएं होती है। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है। 4 चरण होते हैं, 16-12 पे यति होती है, इसीलिए ये एक सम छंद है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से गीतिका भी सम छंद है। दोनों में अंतर यह है कि उसमें जो है वो 26 मात्राएं होती है गीतिका में, और हरि गीतिका में 28 मात्राएं होती है। गीतिका में 14-12 पे यति होती है और हरि गीतिका में 16-12 पे यति होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन रहेगा नेक्स्ट कि जहां कारण का अभाव होने पर भी कार्य की संपन्नता वर्णित हो वहां पे होता है, तो वहां पे होता है विभावना अलंकार। याद करिए आप, यहां पे हम लिखेंगे विभावना अलंकार। एक उदाहरण याद करिए कि बिनु पद चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तो ये भगवान के बारे में कहा गया है कि बिना कानों के सुन लेते हैं, बिना हाथों के सारे कार्य कर लेते हैं, तो बिना कारण के भी जो वो कार्य संपन्न हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे विभावना अलंकार होता है। नेक्स्ट आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है भाई कि जहां अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहां पे कौन सा अलंकार होता है? तो 3 प्रकार के अलंकार होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। तो जहां अर्थ के माध्यम से सौंदर्य उत्पन्न होता है, शब्द पे जहां पे उसका सौंदर्य निर्भर नहीं करता, तो वो अर्थ अलंकार होता है। तो राइट आंसर रहेगा इसका अर्थ अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पे एक अपठित गद्यांश दिया हुआ है जिसे पढ़ करके आपको उत्तर देना है। मैं जल्दी से पढ़ लेता हूं, फिर अपन एक एक प्रश्न कर लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ है कि आज हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता राष्ट्रीय चरित्र का पुनर्मूल्यांकन करना है। इस पहली लाइन को विशेष ध्यान से पढ़ना है क्योंकि एक प्रश्न पूछा जाएगा, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो यह शीर्षक हमेशा लगभग पहली पंक्ति में मिल जाता है। आगे क्या लिखा हुआ है कि भारत नारों और बिल्लों पर नहीं रह सकता, उसे जीने के लिए ठोस आधार चाहिए। यह ठोस आधार युवा पीढ़ी को अनुप्राणित किए बिना, राष्ट्र की आत्मा को जगाए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। विदेशी मुद्रा, विदेशी मशीन और विदेशी पूंजी के आयात से त्याग, परिश्रम और अनुशासन के भाव की पूर्ति नहीं की जा सकती। आत्मविश्वास और राष्ट्रीय चरित्र नहीं गढ़ा जा सकता। स्वतंत्रता के पश्चात हम जिस तेजी से आसानी की ओर भागे, उसी कारण आज हमारी कठिनाइयों में वृद्धि हुई है। समस्याओं की चुनौती स्वीकार न करके हम उनका विकल्प खोजने में लगे रहते हैं। आज आवश्यकता एक मनस्वी, राष्ट्र प्रेमी, स्वावलंबी और अनुशासित राष्ट्रीय चरित्र के विकास की है। तो आइए देखते हैं इसके प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय जागरण के लिए क्या करना जरूरी है? तो राष्ट्रीय जागरण के लिए युवा पीढ़ी की आत्मा को जगाना और उनमें त्याग, बलिदान, अनुशासन, परिश्रम के साथ साथ आत्मविश्वास की भावना को जगाना, उसका प्रसार करना जो है वो हमें जरूरी है। दूसरा प्रश्न क्या है कि आज हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? तो आज हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है बच्चों राष्ट्रीय चरित्र का पुनर्मूल्यांकन करना। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय चरित्र के विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो राष्ट्रीय चरित्र के विकास के लिए मनुष्य में राष्ट्र प्रेम, स्वावलंबन और अनुशासन का होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा कि भारत को जीने के लिए किसके बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता? तो भारत को जीने के लिए ठोस आधार युवा पीढ़ी को अनुप्राणित किए बिना, राष्ट्र की आत्मा को जगाए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। और अगला क्वेश्चन है कि आज हमारी कठिनाइयों में वृद्धि क्यों हुई है? तो स्वतंत्रता के पश्चात हम जिस तेज गति से आसानी की ओर भागे हैं, हमने समस्याओं का समाधान नहीं किया, हमने उसका विकल्प खोजा, उसी कारण आज हमारी कठिनाइयों में क्या हुआ है? वृद्धि हुई है। और अंतिम प्रश्न है कि प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है राष्ट्रीय चरित्र का विकास करना। पहली पंक्ति याद करिएगा। तो ये हमने किया है अपठित गद्यांश का हल, और इसी तरीके से एक अपठित पद्यांश है
उसको भी हम जल्दी से हल कर लेते हैं। देखो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, फटाफट से मैं इसे पढ़ लेता हूं, फिर अपन एक एक क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। क्या लिखा है कि अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूं, अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूं, कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से मुड़कर सिहरते रहे तुम। आगे क्या लिखता है कि अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूं, सुख नहीं यह नींद में सपने संजोना, दुख नहीं यह शीश पर गुरुभार ढोना, सूल तुम जिसको समझते थे अभी तक, कवि क्या कहता है, फूल मैं उसको बनाने आ रहा हूं। तो कठिनाइयों से हमें घबराना नहीं है, हमें कठिनाई पर आगे बढ़ना पड़ेगा, उन कठिन रास्तों पर, तभी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है कि अरुण उदयाचल सजाने से क्या आशय है। जिस प्रकार अस्ताचल के बाद उदयाचल पर आभा फैलती है, सूर्यास्त के बाद फिर से सूर्योदय होता है, उसी प्रकार जीवन में निराशा के बाद आशा का संचार करो, तभी जीवन मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। अगला क्वेश्चन है कि कवि ने किसे सुख और दुख नहीं माना है। तो देखो भाई कि नींद में सुंदर सुखमय सपने देखना और चिंता से उत्पन्न दुख को कवि ने एक वास्तविक सुख और दुख नहीं माना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फूल और सूल से कवि का क्या आशय है। फूल का आशय सुंदर सुखमय स्थिति और सूल का आशय अतीव कष्टदायक या बाधक स्थिति बताया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, इसमें कवि ने किन लोगों पर आक्षेप किया है। तो देखो भाई इसमें कवि ने उन लोगों पर आक्षेप किया है जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर हैं, केवल कल्पनाशील हैं, केवल कल्पना करते रहते हैं, हकीकत से उन्हें कोई वास्ता नहीं और कोरी कल्पनाओं और सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं, ऐसे लोगों पर कवि ने व्यंग्य किया है। अगला क्वेश्चन है कि गहरी नींद में सोने का क्या तात्पर्य है। तो देखो भाई गहरी नींद में सोने का अर्थ है जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर रहना, हकीकत क्या है जिंदगी की उनसे बेखबर रहना। अगला क्वेश्चन और लास्ट प्रश्न है कि कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है। तो कवि लोगों को इसलिए जगाना चाहता है ताकि मनुष्यों में गतिशीलता आ सके और वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके। तो देखो हमने यहां तक कर दिया है, आधा पेपर हुआ है, अभी आधा बाकी है, तो कंप्लीटली हम इस एक क्लास में नहीं करके उसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।